हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम एवेलेंस ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास के अंतर्गत हमने देखा था इसके पहले कि जो भी हमारे पीएन जंक्शन के बारे में हमने देखा था, है ना। उसमें रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग सारी चीज देखे थे हम लोगों ने कि रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो क्या होता है इसमें देखते हैं, एवेलेंस ब्रेकडाउन इसमें पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में, है ना। तो एवेलेंस ब्रेकडाउन क्या होगा कि जैसे पीएन संधि है, ठीक है। तो अब इस पीएन संधि में क्या होगा कि पीएन संधि में जैसे क्या होगा कि अब हम जैसे बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के टकराने के कारण क्या होगा, जो उसमें सहसंयोजी बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है जो, है ना, वो टकरा टकरा कर क्या करेंगे, टूट जाएगा, है ना। सहसंयोजी बंध क्या होगा, टकरा टकरा कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाने से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। टूट जाने से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो किसके कारण हो रहा है, एवेलेंस किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन। छोटी छोटी चीजें जो एग्जामों में पूछता है, पूछ देगा एवेलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है। तो क्या होगा कि जो पीएन संधि होगा, पीएन जंक्शन होगा, उस पर क्या होगा कि जैसे इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि उस पोटेंशियल अप्लाई करने के फलस्वरूप क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के टकराव से, है ना, इलेक्ट्रॉन जो टकरा टकरा के क्या करेंगे, जो उसका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है, उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, है ना। ब्रेक कर देगा मतलब क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो तोड़ देगा। अब चूंकि ये किसके कारण हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है एवेलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें नोट कीजिए, एवेलेंस ब्रेकडाउन में लिखिए पीएन जंक्शन को, पीएन जंक्शन को रिवर्स वोल्टेज देने पर रिवर्स वोल्टेज देने पर यदि इलेक्ट्रॉन की टक्कर से, यदि इलेक्ट्रॉन की टक्कर से जंक्शन में सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जंक्शन में सहसंयोजी बंध टूटते हैं और टूटने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा होल के पेयर, जैसे क्या बोलेंगे, जोड़े, इलेक्ट्रॉन तथा होल के पेयर या जोड़े उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसके कारण, तो इसके कारण पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसके कारण पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। चूंकि यह ब्रेकडाउन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसीलिए इसे एवेलेंस ब्रेकडाउन कहा जाता है, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कैसे होता है, क्या होता है। तो क्या होता है कि जब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज प्रदान करेंगे। तो रिवर्स वोल्टेज कैसे होंगे कि पी को नेगेटिव सिरे से और एन को क्या करेंगे, पॉजिटिव सिरे से जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के क्या करेंगे, टकराव होगा। इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण क्या होगा कि यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के क्या होते हैं, पेयर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसके पेयर निकल जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल बन जाएंगे। होल बनने से क्या होगा कि इसमें से अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन यदि जैसे होगा इसका कोवेलेंट बॉन्ड,
किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। पूछ लेगा कि जो वैलेंस ब्रेकडाउन है किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। कौन सी वोल्टेज प्रदान करते हैं? तो कौन सी वोल्टेज? रिवर्स वोल्टेज प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं पिक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, पिक इनवर्स वोल्टेज ऐसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च व्युत्क्रम विभव। क्या बोलते हैं इसको? उच्च व्युत्क्रम विभव। ठीक है, एग्जाम में छोटी छोटी चीजें पूछता है ना, इसको हमेशा याद रखना है। पूछ लेता है पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीआईवी क्या होता है। तो नाम से दिख रहा है उच्च व्युत्क्रम विभव। उच्च व्युत्क्रम विभव मतलब क्या हो जाएगा कि रिवर्स वोल्टेज का वह अधिकतम विभव है ना। रिवर्स वोल्टेज का, रिवर्स वोल्टेज यदि नाम है, यदि आ गया तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो P और N है ना, वो क्या होंगे? P जो होगा निगेटिव से और N क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से। इस प्रकार से जी जुड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो उच्च व्युत्क्रम विभव होगा कि रिवर्स वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसे पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन हुए बिना सहन कर सकता है। मतलब क्या होगा कि मान लो, इसको ये बोल सकते हैं हम कि जैसे हमने क्या किया, फॉरवर्ड वोल्टेज दिया सपोज मान लो। ठीक है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज दिया तो फॉरवर्ड सॉरी यानी रिवर्स वोल्टेज दिए। तो जब रिवर्स वोल्टेज हम देंगे तो रिवर्स वोल्टेज देने के बाद में क्या होगा कि हमने देखा था क्या होगा, पहले लीकेज करंट फ्लो हुई थी। लीकेज करंट होने के बाद में क्या हुआ था? ऊष्मा उत्पन्न हो गई थी और ज्यादा उसको रिवर्स वोल्टेज दे रहे थे तो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, और ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद में क्या हुआ था? सर्किट ब्रेक हो गया था। कंडीशन ये थी। लेकिन अब क्या होगा कि वहां पे हमने देखा था पीआईवी बनाया था मैंने, जब उसका डायग्राम बनाया था तो उसमें देखे थे आप लोगों ने। तो क्या हुआ था कि जब हम उसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कौन सी वोल्टेज? रिवर्स वोल्टेज। समझ में आ रहा है ना कि जैसे सपोज मान लो ये पीएन जंक्शन है ना, ये मान लो आपका पीएन जंक्शन है और इसको हमने क्या किए? रिवर्स वोल्टेज दिए। क्या दिए हमने इसको? रिवर्स वोल्टेज दिए। तो रिवर्स वोल्टेज देने के फलस्वरूप क्या हुआ? ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो जब इसको रिवर्स वोल्टेज दिए, रिवर्स वोल्टेज जब देंगे तो रिवर्स वोल्टेज देने के बाद में क्या होगा कि एक कंडीशन आती है लीकेज करंट की। ठीक है, उसको भूल जाइए। तो जब हम इसको रिवर्स वोल्टेज देंगे तो ये जब तक वो क्या होगा? सर्किट ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्या होगा कि जब तक पीएन जंक्शन का क्या होगा? ब्रेकडाउन नहीं होगा, वही उसका रिवर्स वोल्टेज। और यदि जैसे क्या हुआ उसका रिवर्स वोल्टेज का मान हमने सपोज हमने क्या हुआ? रिवर्स वोल्टेज के मान को अभी बढ़ा दिए। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद में हम देख रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन अभी क्या हुआ? ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर उसके बाद में थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ा दी हमने, रिवर्स वोल्टेज। उसके बाद भी देखे कि उसका जो क्या है कि पीएन जंक्शन जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में और थोड़ी सी वोल्टेज उसमें बढ़ा दिया। कौन सी वोल्टेज बढ़ाएंगे? रिवर्स वोल्टेज। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने उसके बाद थर्ड कंडीशन में हमने उसके वोल्टेज को बढ़ाया तो उसके बाद में क्या हुआ कि जंक्शन क्या हुआ? ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब हमने ये देख लिया कि मान लो हमने यहाँ पे देख लिया कि अब ये जो थर्ड कंडीशन इन्वॉल्व हो गई, थर्ड कंडीशन में क्या हुआ? जंक्शन ब्रेकडाउन होने लगा। मतलब कि उसकी सहन सीमा कैसी होने लगी? खत्म होने लगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके बाद में अगर अपन वोल्टेज इसका इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हो गया? जंक्शन ब्रेकडाउन होने लगा है। तो हम ये बोलेंगे कि अब ये कंडीशन जो है उसकी पीआईवी कंडीशन है, पिक इनवर्स वोल्टेज की कंडीशन है। मतलब कि इससे आगे अगर हम रिवर्स वोल्टेज को यदि बढ़ाते हैं तो जंक्शन में ऊष्मा उत्पन्न होगी और क्या होगा? जंक्शन क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो सीधी सी बात है। तो पिक इनवर्स वोल्टेज वही बात होती है कि जंक्शन का वह वोल्टेज जिसमें रिवर्स वोल्टेज को हम देने पर जंक्शन जो है बिना ब्रेक डाउन हुए उसके लास्ट कंडीशन तक, लास्ट कंडीशन में उसकी सहन सीमा तक वो क्या करेगा? उसमें वर्किंग करते रहेगा। ठीक है ना। तो यही चीज बोला जाता है कि पिक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है? तो पिक इनवर्स वोल्टेज की उसका फाइनली हम सीधे शब्दों में ये बोले कि लास्ट उसके कंडीशन का वोल्टेज जिसके बाद में जंक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि पीक इनवर्स वोल्टेज होते हैं उसकी लास्ट सहन सीमा होती है। उसके बाद में जैसे हम क्या होता है कि कोई जैसे कॉपर है, कॉपर का यदि हमने गलनांक की बात करें तो उसका जो प्रॉपर गलनांक है, गलनांक के पहले तक वो क्या रहता है? एकदम नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन यदि टेम्परेचर इसका जो गलनांक पॉइंट है उससे यदि ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलना स्टार्ट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज होता है जो लास्ट मोमेंट होता है, लास्ट कंडीशन होगी जहां पे वो अपने आप को सहन करके रखा हुआ है, वही उसका क्या कराएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन लिख लीजिए। रिवर्स वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसे पी एन जंक्शन ब्रेकडाउन हुए बिना सहन करता है पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है या उच्च व्युत्क्रम विभव कहलाता है। ठीक है? नॉर्मली कंडीशन में यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यदि आ जाता है तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, क्या होगा, सहन सीमा के बाद, सहन सीमा के पहले, है ना, लास्ट सहन सीमा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी लास्ट सहन सीमा होती है वही उसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। क्लियर है? ठीक, कर लीजिए। अब देखते हैं नी वोल्टेज। ठीक है? तो नी वोल्टेज मैंने उसके पहले बता चुका था, फॉरवर्ड बायस में बताया था, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में बता चुका हूं मैं कि नी वोल्टेज होती क्या है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो नी वोल्टेज में क्या किए थे, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज दिए थे, फॉरवर्ड करंट दिए थे उसमें, है ना। फॉरवर्ड वोल्टेज देने के बाद में क्या हुई थी, उसमें फॉरवर्ड करंट क्या हुई थी, बहने लगी थी। और फॉरवर्ड करंट बहने के कारण क्या हुई थी, जो उसकी डिफ्लेक्शन लेयर थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। जो उसके ऊपर बीच में यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर बनी थी ना, इस प्रकार से जो पीएन संधि था, पीएन संधि जो थी, ठीक है, इसमें ये बनी थी इसकी डिफ्लेक्शन लेयर, है ना। ये इसको क्या बोले थे अपन ने, डिफ्लेक्शन लेयर। तो अब क्या हुआ था कि जब इसको हमने क्या किया था, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया था, है ना, इनसे वोल्टेज अप्लाई किया था फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब क्या होगा, है ना, इसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, निगेटिव। तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड वोल्टेज देने से क्या होगा, इसमें करंट भी कौन सी उत्पन्न होगी, फॉरवर्ड करंट। तो जब हमने क्या हुआ था कि जब हमने पीएन जंक्शन को क्या किया था, फॉरवर्ड वोल्टेज क्या किया था, अप्लाई किया था। तो फॉरवर्ड वोल्टेज जब अपन ने अप्लाई किया था तो इससे क्या हुआ था, फॉरवर्ड करंट बहने लगी थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो इसकी डिफ्लेक्शन लेयर थी, वाली जो लेयर थी, इसको क्या नाम दिए थे अपन ने, डिफ्लेक्शन लेयर, है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन लेयर क्या होने लगी थी, खत्म हो गई थी। ठीक है? क्योंकि डिफ्लेक्शन लेयर खत्म होने से तभी से तो इसके एन के इलेक्ट्रॉन इधर और पी के होल जो है इस साइड में आने लगे थे, है ना। तो वही बोला जाता है कि जो न्यू वोल्टेज होती है कि जब पीएन संधि को, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि डिफ्लेक्शन लेयर खत्म हो जाती है। और डिफ्लेक्शन लेयर खत्म हो जाने के फलस्वरूप क्या होगा कि उसमें फॉरवर्ड करंट उसमें क्या होती है, बहना स्टार्ट हो जाती है। वही उसकी क्या कहलाती है, नी वोल्टेज कहलाती है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? एग्जाम में पूछता है भाई ये सब छोटी छोटी चीजों को, इसलिए आपको नोट डाउन करवा रहा हूं ताकि कुछ भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? मतलब क्या बोलेंगे कि जब पीएन संधि को या पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर होगी, डिफ्लेक्शन लेयर कैसे होती है, समाप्त होती चली जाती है। डिफ्लेक्शन लेयर के समाप्त होने के कारण क्या हो जाएगा कि इसमें फॉरवर्ड करंट क्या होगी, बहने लगेगी। तो जब इसमें फॉरवर्ड करंट बहने लगेगी तो उससे क्या होगा कि इसी को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहा जाता है। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर पीएन संधि की डिफ्लेक्शन लेयर
समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उस सर्किट में फॉरवर्ड करंट बहने लगती है, फॉरवर्ड करंट बहने लगती है, वह इसकी नी वोल्टेज कहलाती है। नी वोल्टेज कहलाती है। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें भाई, इन सभी को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है इनको, है ना। छोटी छोटी चीजों को आप छोड़ देते हो, छोड़ने से क्या होगा कि क्वेश्चन आपके रुक जाएंगे, इसलिए आपको सब चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो देखते हैं हम टेस्टिंग ऑफ डायोड। ठीक है, कि डायोड की जो टेस्टिंग करते हैं कैसे करते हैं, आप लोगों ने जब आईटीआई किया होगा, पॉली किया होगा, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा, जब आप प्रैक्टिकल करते रहे होंगे, तो यदि आप डायोड को चेक करते थे तो डायोड कैसे चेक करते थे आप बताइए? डायोड कैसे चेक करते थे? ओम मीटर से। कैसे चेक करते थे? ओम मीटर से। तो इसके जो अब आपके जो पॉइंटर लगे रहेंगे, मीटर जो रहेगा वो आपका कौन सा मीटर होगा? ओम मीटर। ठीक है, कौन सा मीटर? ओम मीटर। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है डायोड की चेकिंग कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं? ओम मीटर से चेक करते हैं। तो जब हम अब इसकी टेस्टिंग करेंगे ओम मीटर के द्वारा, तो ओम मीटर लगभग आपका इस प्रकार से क्या होगा कि आपका ओम मीटर बना रहेगा। ओम मीटर में हम क्या करेंगे कि इसका जो रेड प्रॉब रहता है और एक क्या होता है ब्लैक प्रॉब, दो प्रॉब रहते हैं, दो लीडें रहती हैं, दोनों ही लीडों में एक में रेड लगा देंगे, एक में क्या होगा रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगा देंगे, और उसके जो टर्मिनल रहते हैं, फिर आपने डायोड देखा होगा तो डायोड के ऐसे दो टर्मिनल रहते हैं, तो डायोड के जो दो टर्मिनल रहते हैं, एक ऐसा भाग होता है, एक ये वाला भाग होता है। तो ये वाला हमें सिंबल काय का होता है? ये वाला सिंबल हमेशा डायोड का होता है, हमेशा याद रखना है। जो इस प्रकार से सिंबल होता है किसका होता है? ये डायोड का होता है। एग्जाम में पूछ लेता है ना, सिंबल दे देगा, बोलेगा कौन से इनमें से कौन सा डायोड है ना, तो उसमें से आपको क्लिक करते आना चाहिए कि ये सिंबल जो होता है काय का होता है? डायोड का होता है। तो डायोड का जब सिंबल होता है इस प्रकार से दे दिया जाएगा, और यदि मान लो इस प्रकार से नहीं दिया है तो उसमें यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा भाग इसका पॉजिटिव साइड है ना, तो इसको जो बोलते हैं ये होता है इसका पॉजिटिव पीछे वाला भाग, और ये होता है इसका निगेटिव भाग। हमेशा याद रखना है कि आपको पॉजिटिव क्या रहता है और नेगेटिव क्या रहता है। ठीक है, तो अब हमेशा ये भी याद रखना है कि पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, है ना। तो पॉजिटिव भाग को क्या बोला जाता है? एनोड। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव भाग को क्या बोलते हैं? कैथोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये चीज भी याद रखना चाहिए आपको, एनोड और कैथोड जो होते हैं आपको याद होना चाहिए। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है ना। तो अब एनोड जो होगा उसका पॉजिटिव भाग होगा और कैथोड क्या होगा उसका नेगेटिव भाग होगा। तो अब जब क्या होगा कि जब हम ओम मीटर होगा, ये ओम मीटर है, ओम मीटर की आपकी जो रीडिंग होगी ये होगी 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में रहेगी, ये हमेशा याद रखिए, है ना। तो ये कैसी होगी? 0 से लेके कैसी होगी? इनफाइनाइट के बीच होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम क्या करेंगे, ओम मीटर में ऐसे दो प्रोब रहेंगे, यहाँ पे दो खांचे इस प्रकार से रहेंगे। यदि हम यहाँ पे रेड प्रोब में रेड केबल को लगाते हैं, ब्लैक प्रोब में ब्लैक केबल को लगाते हैं, लगाने के बाद में क्या करते हैं, जो आपका डायोड होगा, डायोड के दोनों पॉइंट को हम उस प्रोब के दोनों सिरे से ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, दोनों ऐसे सिरे से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में अब देखेंगे कि ओम मीटर रीडिंग क्या देता है। समझ में आ रहा है ना? ओम मीटर क्या हो रहा है? रीडिंग क्या दे रहा है। सपोज मान लो इस कंडीशन में जब हमने रेड के साथ में रेड को और ब्लैक के साथ में क्या किया, ब्लैक को कनेक्ट किए हैं, उस बीच में अगर आपका ओम मीटर 0 रीडिंग शो करता है, समझ में आ रहा है? ओम मीटर कैसी रीडिंग को शो करेगा? 0 रीडिंग से करेगा। यदि ओम मीटर 0 रीडिंग शो करता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो आपका डायोड है कैसा है? सही है। क्लियर है? दोनों ही कंडीशन में यदि देखेंगे, और जो आपका ओम मीटर है, ओम मीटर कैसा होगा कि आपकी रीडिंग कैसी देगा? 0 रीडिंग देगा। रीडिंग कैसी देगा? 0 रीडिंग देगा। तो जब 0 रीडिंग देगा तो ओम मीटर कैसे, सॉरी डायोड कैसा होगा? आपका सही होगा। सेकंड कंडीशन, यदि इसकी कंडीशन में देखें कि यदि हम क्या करें कि इसके जो दो प्रोब रहेंगे इसमें वैसी, तो इसका जो है नेगेटिव सिरा, ये क्या होगा? पॉजिटिव सिरा। इसको क्या बोलते हैं अपन? कैथोड।
ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो अब क्या करेंगे कि जो इसका कैथोड होगा रेड प्रोब से, और जो इसका एनोड होगा ये क्या होगा, ब्लैक प्रोब से। ब्लैक वाली क्या होगी, लीड होगी, है ना, लीड को क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो यदि कैथोड को हम रेड से और एनोड को क्या करते हैं, ब्लैक से, ब्लैक मतलब कि ऋणात्मक, है ना। तो जब हम इसको ब्लैक प्रोब से हम कनेक्ट करेंगे, इस कंडीशन में जब हम देखेंगे कि जो ओम मीटर है, ओम मीटर की रीडिंग यहाँ जीरो ना होते हुए कैसी होगी, इसकी रीडिंग जो होगी आपकी कैसी होगी, इनफाइनाइट की ओर शो करेगी। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हम इसकी रीडिंग देखेंगे, रीडिंग यदि इसकी इनफाइनाइट की ओर शो कर रही है, तो इसकी कंडीशन हम समझ जाएंगे कि ये जो आपका डायोड है कैसा है, सही है। दोनों ही कंडीशन समझ में आई ना। जब हम पॉजिटिव यानी इसके रेड को एनोड से और ब्लैक को कैथोड से कनेक्ट करेंगे, ओम मीटर यदि जीरो रीडिंग देगा तो आपका डायोड सही है। सेकंड कंडीशन देखेंगे कि यदि हमने इसके कैथोड को रेड से और एनोड को क्या करें, हमने ब्लैक से यदि कनेक्ट किए हैं, और इस कंडीशन में यदि आपका जो ओम मीटर है इनफिनिट रीडिंग, इनफिनिट काय में है सभी, ओम में, इसकी रीडिंग काय में होगी, ओम में। इनफिनिट ओम को अगर शो करता है तो हम समझ जाएंगे कि जो आपका डायोड कैसा है, सही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ में आई आपको। सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन की क्या बात होगी कि अगर हम देखते हैं कि जो सेकंड कंडीशन की इन्वॉल्व करते हैं डायोड, अगर दोनों ही कंडीशन में, समझ में आ रहा है ना, कि यदि हमने रेड को एनोड से और ब्लैक को क्या किया, कैथोड से कनेक्ट किए, ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या दिखा रहा है, शून्य रीडिंग दिखा रहा है। इस कंडीशन में भी क्या दिखा रहा है, शून्य रीडिंग दिखा रहा है। और फिर हमने इसको रिवर्स करके देखा, तो हमने जब रेड को हमने एनोड से, सॉरी कैथोड से, और ब्लैक को जब एनोड से कनेक्ट किया, इस कंडीशन में भी जो आपका ओम मीटर है जीरो रीडिंग दिखा रहा है। तो ये कंडीशन जो होगी आपकी, ये हमेशा दोनों ही कंडीशन को आपको समझना है कि अगर ऐसी परिस्थितियां दोनों में ही निर्मित हो रही है तो ये कैसा है आपका शॉर्ट सर्किट। सपोज कैसा क्या हुआ कि ये भी यहाँ पे भी कैसा दिखा रहा है, शून्य दिखा रहा है, और यहाँ पे भी कैसा दिखा रहा है, शून्य दिखा रहा है। दोनों ही कंडीशन में देखें, ये दोनों ही कंडीशन इन्वॉल्व करते, तो दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपका जो है सॉरी जो आपका डायोड है वो कैसा है, आपका शॉर्ट सर्किट। क्लियर है। फिर थर्ड कंडीशन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब हमने जब देखा इसको कि एनोड और कैथोड को इस प्रकार से करके देख लिए, अब हमने देखा कि दोनों स्थिति फिर से हमने निर्मित किए, है ना, कि रेड को हमने एनोड से, ब्लैक को हमने कैथोड से किया। तो इस कंडीशन में इसकी जो रीडिंग दिखाई, क्या दिखाई, इनफिनिट। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको हमने करके देखा, रेड को इससे माइनस से और ब्लैक को क्या किया प्लस से, जब इसको दोनों को कनेक्ट किए तो दोनों इस भी कंडीशन में इसकी रीडिंग दिखाई, कैसी दिखाई, इनफिनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही कंडीशन में इनफिनिट दिखा रहा है। तो दोनों कंडीशन में जब इनफिनिट दिखा रहा है तो ये जो हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये पूछता है भाई, बहुत ज्यादा IMP है ये पॉइंट, है ना, बहुत ही ज्यादा IMP है। इनमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकलते हैं। यदि आपको यदि बोल दिया जाए कि डायग्राम दिखा देगा, डायग्राम में ऐसा सिंबल करते हुए लेके आ जाएगा, यहाँ रेड ब्लैक और यहाँ रेड कर देगा, या यहाँ रेड या ब्लॉक कर देगा, तो जो भी आपको सिंबल देगा और बोल देगा कि क्या कंडीशन है, या अगर इसके प्रोब को यदि मान लो ये 0 पे दिखा रहा है, ऐसा करके यदि ये 0 की ओर ले जा रहा है, 0 की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि ये जो डायोड है, ये जो डायोड है हमारा, ये कैसा है, सही है ना, डायोड कैसा है, सही है। यदि सपोज मान लो यही डायग्राम दे दे, और डायग्राम देने के बाद में अगर इसको एरो को इनफिनिट की ओर क्लिक कर दे, और इसके बाद में यदि बोलेगा, तो जब इसके ओर क्लिक करेगा तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है आपका रिवर्स बायस में, या 0 नहीं दिखाना चाहिए, मतलब कि ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये चीज जज करते बनना चाहिए कि यदि टेस्टिंग ऑफ डायोड अगर दे रहा है, इससे रिलेटेड 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे दोनों में ही शून्य शून्य दिखा रहा है, किस कंडीशन में, कि जैसे हमने कंडीशन इन्वॉल्व किए हैं, दोनों ही कंडीशन में शून्य दिखा रहा है तो शॉर्ट सर्किट है, दोनों ही कंडीशन में यदि इनफिनिट दिखा रहा है तो ओपन सर्किट है। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको कि यदि टेस्टिंग ऑफ डायोड दे दे तो आपको टेस्टिंग ऑफ डायोड को करते बनना चाहिए, है ना। और बेसिकली आपको प्रैक्टिकली भी इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी यदि आपको हाथ में यदि प्रैक्टिकल करते वक्त अगर किसी ने डायोड दे दिया, इंटरव्यू दे रहे हो आप, है ना, किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में यदि आपको डायोड दे दिया और बोल दिया जाए कि इसकी टेस्टिंग करके बताइए कि ये डायोड सही है
या नहीं है। आपको एक ओम मीटर दे दिया जाएगा, ओम मीटर में आपको प्रोब लगा के आपको इसकी टेस्टिंग करते आना चाहिए। यदि पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें, उसमें अगर आप डायोड देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव आपको समझ में आ जाता है। तो आप पॉजिटिव के साथ में रेड प्रोब और निगेटिव के साथ में आप ब्लैक प्रोब को यदि कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यदि आपका 0 रीडिंग दिखाता है तो आप बोलोगे कि सही सर ये जो डायोड है बिल्कुल सही डायोड है, क्योंकि इसकी जो हमने कंडीशन फॉरवर्ड बायस की कंडीशन अपने इन्वॉल्व किया। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमने देखा कि ये जो उसकी जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखा कि ये 0 रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। रिवर्स बायस के यदि कंडीशन इन्वॉल्व करोगे, रिवर्स बायस की कंडीशन क्या इन्वॉल्व हो जाएगी कि यदि आपको रेड के साथ में निगेटिव और ब्लैक के साथ यदि पॉजिटिव टर्मिनल को यदि आप कनेक्ट करोगे और यदि आपका ओम मीटर इनफिनिट रीडिंग दिखा रहा है तो इस कंडीशन में हम ये समझ जाएंगे कि ये जो चीज है आपके पास में जो डायोड दिया गया है ये कैसा है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको जल्दी से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में इसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। और आपको ये चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई क्या किस चीज की अपन कैसे टेस्टिंग करना है। क्लियर है? तो अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं इनके हम क्या करेंगे, जैसे डायोड बनाते हैं, है ना। तो डायोड, तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो इसमें जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसके पहले हमने देख चुके हैं। तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, ये यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आपका सिलिकॉन होता है। एग्जाम में पूछता है यदि सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं यदि पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी सबसे ज्यादा यदि कोई यूज करते हैं बोलेगा तो आपको सिलिकॉन का यूज करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं ज्यादा। तो पहली कंडीशन देखते हैं इसकी, तो इसका जो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। इनका क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, तो बार बार वही चीज को मैं रिपीट करूंगा नहीं। इसके पहले वाली क्लास में जो अभी आपने पढ़ा है ना, इसमें आपके पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में मैं बता चुका। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है कि सहन सीमा वाला वोल्टेज की, उसके बाद में क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यही चीज बताया हूं। तो वही चीज है कि किसका पीक इनवर्स, अब सीधी सी बात है जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो जो सिलिकॉन का पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ये लगभग होता है 1000 वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है 1000 वोल्ट, और उसी प्रकार से जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ये होता है लगभग 600 वोल्ट। कितना होता है, 600 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, दिख रहा है हमको कि जो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कैसा है, ज्यादा है, इसका मान कैसा है, कम है। तो किसका यूज करेंगे हम, बताइए आप। जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा कि हम सिलिकॉन का हम क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि सिलिकॉन का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, ठीक है, तो आपको पास ऑप्शन दे देगा 1000 वोल्ट, 600 वोल्ट, 100 वोल्ट, 10000 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, 1000 वोल्ट होता है, 1000 वोल्ट होता है। क्योंकि जर्मेनियम से कैसा होता है, ज्यादा होता है। जर्मेनियम से ज्यादा होने के कारण ही हम क्या करते हैं कि आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है 1000 वोल्ट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, है ना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। तो
तो देखते हैं कि जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम, इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो सिलिकॉन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसका जो होता है लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है, काफी डिफरेंट नजर आ रहा है हमको। सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर मतलब कि अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं, हमको पता है कि कभी भी जब भी हम पोटेंशियल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर में से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होगी तो भाई हीट का टेम्परेचर जो ज्यादा सहन कर सकता है वही बहुत अच्छे से क्या करेगा, सर्किट में प्रॉपर तरीके से कार्य कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सर्किट बर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सर्किट बर्न हो जाएगा तो उसमें जो छोटे छोटे कंपाउंड वगैरह लगे रहते हैं, है ना, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, ये भी क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इसीलिए कि अब देखते हैं कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर भी हो जाता है तो उसमें बर्न होने वाली कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। और उसी की अपेक्षा यदि हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिख ही रहा है कि इसकी तुलना में क्या दिख रहा है, बेटर दिख रहा है। तो ये चीज है आपके पास में, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर एग्जाम में पूछ ले तो लगभग सिलिकॉन का कितना होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जर्मेनियम का लगभग कितना होता है, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि डायरेक्टली यदि ये पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन का कितना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है, तो आप तो इसको आपको पता है कि लिख सकते हैं। लेकिन यदि पूछ लिया जाता है कौन किसका अच्छा ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, तो दिख रहा है किसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अच्छा होता है, किसका हो रहा है, आपका सिलिकॉन का हो रहा है। क्लियर है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन यदि देखें कि लीकेज करंट है ना, लीकेज करंट, तो अब हमेशा सीधी बात है, लीकेज करंट क्या होगा, जिसमें कम फ्लो होगी वो बहुत अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि लीकेज करंट इसमें ज्यादा होनी तो अच्छा होगा। भाई लीकेज करंट का बहना मतलब एक गलत चीज है। किसी भी सर्किट में यदि हमको 5 एम्पियर की सर्किट में करंट फ्लो करना है, और यदि मान लो 2 एम्पियर की जो करंट है वो कहीं बाहर लीकेज हो जा रही है, तो आपको प्रॉपर तरीके से 5 एम्पियर मिल पा रही है क्या, नहीं मिल पा रही है। 3 ही एम्पियर मिल पा रही है, मतलब 2 एम्पियर का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि लीकेज करंट ज्यादा बहना मतलब सर्किट की जो उसकी जो दक्षता होगी उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो कम करेगा मतलब कि ज्यादा होगा, मतलब कम करेगा। तो सीधी सी बात है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो लीकेज करंट बहती है ना, ये लीकेज करंट जो होती है नैनो एम्पियर की होती है। कैसी होती है, नैनो एम्पियर की होती है। तो नैनो एम्पियर मतलब लगभग कितने, 10 के ऊपर -9, 10 के ऊपर -9 एम्पियर। ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, नैनो एम्पियर बोला जाता है, नैनो एम्पियर। ठीक है, नैनो एम्पियर। तो आपको यदि बोल दिया जाए, एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि जो सिलिकॉन में जो करंट बहती है, लीकेज करंट होती है, उसका मान लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, 1 नैनो एम्पियर के लगभग बराबर होता है। तो नैनो एम्पियर या 10⁻⁹ एम्पियर इतना होता है। और यदि जर्मेनियम की बात की जाए तो ये 10 पे, जैसे बोल सकते हैं माइक्रो, है ना, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो लगभग इसमें माइक्रो एम्पियर में रहती है ना। माइक्रो एम्पियर बात करते हैं तो जो उसकी है, इसका मान कितना हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, माइक्रो एम्पियर जो होती है क्या होती है, 10 के ऊपर माइनस, बोलो, -6 है ना, -6। अब यहाँ पे नहीं देखना है कि ये ज्यादा होता है कम होता है, भाई माइनस में मान चल रहा है, माइनस में मान है, मतलब ये क्या होगा, ये जहाँ कम हो गई, ये कैसे हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। ये चीज याद रखना भी, मैथ्स पढ़ते होंगे, बिल्कुल समझ में आता है आपको। तो इसमें जो होगी आपके जर्मेनियम के में क्या होगी, ज्यादा लीकेज करंट फ्लो होगी, कंपेयर तुलना किसकी, आपकी सिलिकॉन की तुलना में। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जर्मेनियम में लीकेज करंट का मान कितना होता है, तो माइक्रो एम्पियर के रूप में होता है ना। माइक्रो एम्पियर के रूप में यदि चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइक्रो इस प्रकार से लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर के रूप में होगी, और इसमें किसके रूप में होगी, नैनो एम्पियर के रूप में होगी। क्लियर है, ठीक। तो देखते हैं, ठीक है। फिर अब दोनों ही कंडीशन में क्या कॉमन होता है, तो दोनों कंडीशन में एक कॉमन होता है कि यदि
प्रत्येक में क्या बोले 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया जाए तो लीकेज करंट का मान कैसा हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, यदि दोनों में ही प्रत्येक में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने पर है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर लीकेज करंट का मान कैसा होता है, दुगुना हो जाता है। लीकेज एग्जाम में आपको याद रखना है कि प्रत्येक में यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर तो उसका जो मान होता है लीकेज करंट का मान दुगुना हो जाता है। सपोज मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें लीकेज करंट जो हो रही है ये मान लो 10 माइक्रो एम्पियर की है। कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर की। यदि हमने मान लिया है ना कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर लीकेज करंट का मान कैसा हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इसमें कितना है, 10 माइक्रो एम्पियर। और यदि हमने इसमें यदि 10 की जगह क्या कर दिया, इसको 20 कर दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें लीकेज करंट का मान कितना हो जाएगा भाई, बताइए कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर। यदि हमने इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो इसका लीकेज करंट का मान कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो एम्पियर। तो वही चीज बोला गया है कि यदि प्रत्येक में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम यदि बढ़ा देते हैं तो उसमें बहने वाली लीकेज करंट का मान कैसा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल, है ना। सिलिकॉन के बारे में यदि पूछ लेता है इसको नोट कर रहे हैं कॉपी में आपको अच्छे से, ठीक है ना। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है नोट्स तैयार करना है, नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, समझ में आ रहा है। जिन लड़कों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो ऐप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, सारे ऐप में आपके वीडियो डल जाती है ना। ये वीडियो को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज यदि बोल दिया जाए तो किसका ज्यादा होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी देखते हैं, सिलिकॉन का जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको बेटर नाम देते हैं। लीकेज करंट इसमें क्या होता है, इसकी तुलना में कैसी होती है, कम बहती है, इसीलिए क्या करते हैं, हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन आपके साथ इन्वॉल्व है। और यदि बोल दिया जाए कि यदि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर लीकेज करंट का मान क्या होगा, तो क्या होता है, वो हमेशा दुगुना वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, नोट कीजिए इसको जल्दी से।